Good morning, everyone. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. As you all know that we have covered the topic from Unit 1 to Unit 3. Unit 1 to Unit 3 were totally based on the railway engineering, and we have covered all the topics related to railway engineering. Now, from Unit 4 onwards, we will change our direction and area of study. As you all know, the transportation engineering were divided into two main parts, actually three parts. First was railway, second was airport, third was a tunnel engineering. So from unit 1 to unit 3, it was based on railway engineering. From unit 4 to unit 5, unit 4 to unit 5, it was airport, okay, airport engineering. And unit 6 were based on tunnel engineering. So as you know that these different units have different topics, okay. So from unit 1 to unit 3, we have covered the railway engineering completely. Now from today onwards, we will start a new topic, that is airport engineering. Airport engineering is new topic for you. Of course, I don't think you have studied this before. So we will see what is airport engineering. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 में हमने रेलवे पूरा पढ़ लिए. अब हम एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे. एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आप लोगों के लिए नया है. ऑफ कोर्स आपने एयरपोर्ट के बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं है. अब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ना है? एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आपको एयरक्राफ्ट की कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एयरपोर्ट का साइट सिलेक्शन कैसा होता है, एयरपोर्ट्स कितने टाइप के हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पे आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, यानी कि मैकेनिज्म, फ्लाइंग मैकेनिज्म वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है. आपको क्या पढ़ना है? एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरपोर्ट का लेआउट कैसा होता है, रनवे क्या होता है, ठीक है ना, रनवे की लेंथ कितनी होना चाहिए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एयरपोर्ट का, ठीक है ना, एयरपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है. तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जैसा कि आप देख रहे हो, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 टोटली एयरपोर्ट के ऊपर बेस्ड है. एयरपोर्ट पे जब प्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, उस वक्त क्या क्या चीज़ें होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है. जो सिविल इंजीनियर है उसका काम इसमें एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम है, रनवे का मेंटेनेंस, रनवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, टर्मिनल बिल्डिंग्स जो होती है एयरपोर्ट पे अलग अलग, एयरपोर्ट पे मार्किंग किस तरह की जाती है, लाइटिंग किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें एक सिविल इंजीनियर को करना पड़ता है, ठीक है. तो ये फ़र्क है, ठीक है ना. एयरपोर्ट में मतलब हम फ्लाइंग मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ेंगे, इसका हम सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. प्लेन किस तरह उड़ता है, क्या मैकेनिज्म, ये सब आपको पढ़ना नहीं है. आपको पढ़ना है कि एयरपोर्ट में क्या क्या प्रोविजन है एयरपोर्ट बनाते वक्त, और क्या क्या साइट सिलेक्शन होना चाहिए, क्या क्या हम पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं जब हम साइट सिलेक्ट करते हैं. तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना, उसको हमें पढ़ना है. रनवे बहुत इंपॉर्टेंट है, रनवे लेंथ, रनवे टैक्सी वे क्या होता है, रनवे क्या होता है, सारी चीज़ें हम अभी एयरपोर्ट में पढ़ेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट यूनिट नंबर 4, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग. चलिए देखते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में. सबसे पहले एयरपोर्ट है क्या, ठीक है. एयरपोर्ट क्या है? एक फैसिलिटी है. एयरपोर्ट एक तरह का फैसिलिटी है वेयर पैसेंजर कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू एयर ट्रांसपोर्टेशन. ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से एयर ट्रांसपोर्टेशन में जो हम कनेक्ट करते हैं वो थ्रू एयरपोर्ट के कनेक्ट करते हैं ना. या पहले आप गाड़ी से एयरपोर्ट जाते हो, फिर वहाँ से प्लेन से फिर आप कहीं और जाते हो, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, है ना, ग्राउंड से इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये होता है एयरपोर्ट, ठीक है ना. एयरपोर्ट इज अ फैसिलिटी फ्रॉम वेयर पैसेंजर्स कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन टू एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना. उसके बाद देखेंगे हम, देखिए उसके बाद, ठीक है. तो एयरपोर्ट क्या है? बेसिकली एक तरह का फैसिलिटी है जो कि ग्राउंड से एयर को कनेक्ट करता है, ठीक है ना. आप एयरपोर्ट जाते हो, अगर आपको यहाँ नागपुर से मुंबई जाना है तो आप पहले एयरपोर्ट जाओगे अपनी गाड़ी से ग्राउंड, ठीक है ना. फिर ग्राउंड से आपको एयर के थ्रू आप मुंबई जाओगे, ठीक है. तो एक तरह की फैसिलिटी है.
अब हम देखते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कैसा हुआ। ठीक है, इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ एयर ट्रांसपोर्ट का। उससे पहले एक जनरल देख लेते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट जो है बेसिकली, सबसे पहले आपको पता ही होगा 1903 में राइट ब्रदर्स ने, ठीक है ना, जो इन्वेंशन किए थे प्लेन का, तो फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने सक्सेसफुली, जो फर्स्ट फ्लाइट थी, ठीक है ना, नॉर्थ कैरोलिना में, ये राइट ब्रदर्स ने किए थे, विल्बुर और ऑरवेल वाइट ने। ठीक है ना, ये जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने ही प्लेन इन्वेंट किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कुछ इसमें लिखा है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर ऊपर से देख लीजिए। 1903 में लुइस ब्लेराइट क्रॉस इंग्लिश चैनल टू इंग्लैंड। ठीक है ना, फिर 1911 में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इंडिया में इसका डेवलपमेंट। ठीक है ना, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद करने की। इंडिया में देखिए इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ 1911 में। ठीक है ना, पोस्ट थी, एक मिलिट्री पोस्ट को कैरी किया गया था बाय एयर इन इंडिया। ठीक है ना, फ्रॉम अलाहाबाद टू नैनी। ठीक है ना, एक पोस्ट थी, मिलिट्री पोस्ट, उसे ट्रांसफर किया गया था। ठीक है ना, इलाहाबाद से नैनी की तरफ उसे, उस पोस्ट को लेके जाया गया था थ्रू एयर। ठीक है, ये इंडिया में डेवलपमेंट है, इसकी डेट याद रखिए। सबसे पहला डेवलपमेंट जो राइट ब्रदर्स ने 1903 में किए थे, और 1911 में इंडिया में पहला एयर फ्लाइट हुआ था। ठीक है ना, एयर फ्लाइट जो मूव हुआ था इंडिया में, दैट इज 1911 में। ठीक है, ये याद रखेंगे, फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1912 में फ्लाइट बिटवीन दिल्ली टू कराची। 1927 में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट वॉज स्टैब्लिश। ठीक है ना, CAD। फिर 1929 में रेगुलर एयर सर्विसेज स्टार्ट हुई दिल्ली टू कराची के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1932 में, ये यहाँ पे याद रखिए, टाटा एयरवेज करके कंपनी स्टार्ट हुई। ठीक है, 1932 में। ठीक है ना, 1933 में इंडिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल एयरवेज स्टार्ट हुई। ठीक है ना, ये छोटे छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसे आप याद रखेंगे। डेट्स याद रखने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिए, 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइट ली थी सक्सेसफुल। उसके बाद after that in India 1911 the military post was carried from Allahabad to Naini in India. Okay, the development in India 1911, remember this date 1911। अब हम देखते हैं कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली में क्या है, यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्या है। सबसे पहले देखिए, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग इनकम्पासेस द प्लानिंग, design and construction of terminals, runways, and navigation aids to provide for passengers and freight services। सबसे पहले एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे एयरपोर्ट का पूरे। टर्मिनल, एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग आएंगी, रनवेज आएंगे, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी। ठीक है ना, ये जो पूरी प्लानिंग और इसका डिज़ाइन होता है, ये है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, एयरपोर्ट इंजीनियर का काम क्या है, देखिए एयरपोर्ट इंजीनियर्स डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, हम सिविल इंजीनियर का वहाँ पे क्या काम है, वो मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, प्लानिंग, पूरा एयरपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक सिविल इंजीनियर ही करेगा। बिल्डिंग्स है उसमें, रनवेज है, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका डिज़ाइन, these are all responsibilities of a airport engineer, which is nothing but a civil engineer। ओके, सो ये अल्टीमेटली सिविल इंजीनियर ही काम करता है, जो कि एयरपोर्ट इंजीनियर्स में आते हैं। ठीक है ना, दे मस्ट अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट एंड डिमांड्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन द डिजाइन ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज। जो भी वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है उसके हिसाब से एयरपोर्ट को डेवलप करना, उसे उस तरीके से प्लानिंग और उसकी डिजाइनिंग करना। ठीक है ना, these engineers must use the analysis of predominant wind direction to determine the runway orientation, determine size of runway border, safety areas, different wing tips to wingtip clearance for all gate, and must designate the clear zones in the entire airport। Here, यहाँ पे रनवे की जो लेंथ है, अब आप थोड़े, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हम रनवे की लेंथ को किस तरीके से निकालते हैं। रनवे की लेंथ का कैलकुलेशन करना है, विंड डायरेक्शन प्रॉपरली ऑब्जर्व करना कि किस डायरेक्शन से विंड फ्लो ज़्यादा है, ये सारे जो काम है एक इंजीनियर का काम है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्लानिंग, डिजाइनिंग, ये सारी रनवे लेंथ निकालना, ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट इंजीनियर का काम है, जो कि एक सिविल इंजीनियर ही होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे।
आपको ऊपर ऊपर से समझ आना चाहिए कि एक सिविल इंजीनियर का काम क्या है। उसका काम है एयरपोर्ट की पूरी प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना और सेफ्टी का ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, जो भी सेफ्टी है रनवे में, जो रनवे की लेंथ ऐसी होना चाहिए कि जो प्लेन है आसानी से लैंड करे, सेफली अपनी जगह पे वो चला जाए। ठीक है, रनवे की ऐसी लेंथ होना चाहिए, रनवे स्ट्रॉन्ग, मटेरियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सारी चीज़ें सिविल इंजीनियर करेगा। ठीक है ना, तो इसे एयरपोर्ट इंजीनियर भी बोला जाता है। एक अथॉरिटी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू सिलेक्शन होता है इंजीनियर्स का। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू एक, आप अगर आपने डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप AAI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप ये सब एयरपोर्ट, आपके अलग अलग एयरपोर्ट्स में आपकी ड्यूटी लगेगी और आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखना है, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं कि एयरपोर्ट क्या आता है एक्चुअली, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज एयरपोर्ट? An airport is a facility where passengers connect from ground transportation to air transportation. मैंने आपको बताया, आप कभी नीचे से ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से एयर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ किससे कनेक्ट करोगे? एयरपोर्ट जाओगे पहले, फिर एयरपोर्ट से ही प्लेन में बैठ के फ्लाइट लोगे अपनी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होगा कि एयरपोर्ट जो है वो कनेक्ट करता है ग्राउंड से एयर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद देखिए एयरपोर्ट क्या है? इट इज़ अ लोकेशन वेयर एयरक्राफ्ट सच एस एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ एंड लैंड। ये ऐसी जगह है जहाँ से एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एयरक्राफ्ट क्या होता है? एयरप्लेन भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखिए। तो जहाँ से एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं, वो जगह को हम एयरपोर्ट बोलते हैं, ऑफ कोर्स। उसके बाद देखिए एयरक्राफ्ट में ऑल्सो भी स्टोर्ड एंड मेंटेन एट एयरपोर्ट। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि जो प्लेन्स है वो एयरपोर्ट पे ही स्टोर किया जाता है और उनका मेंटेनेंस एयरपोर्ट पे ही किया जाता है। An airport should have runway for takeoffs and landings, buildings such as hangars, terminal building। हम अभी देखेंगे पूरा लेआउट एयरपोर्ट का। एक एयरपोर्ट के अंदर सारी सुविधाएं होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर हैंगर्स, हैंगर्स मतलब वो जगह जहाँ पे प्लेन को रखा जाता है। ठीक है ना, एक तरीके की पार्किंग होती है प्लेन की। बट टर्मिनल बिल्डिंग्स होती है जिसमें कस्टम वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सब एक एयरपोर्ट फैसिलिटी होती है। एयरपोर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है आपने आपको अभी देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए एयरपोर्ट तो आपने समझ लिया एयरपोर्ट क्या है। हम देखते हैं कि एयरफील्ड क्या है। एयरफील्ड और एयरपोर्ट में फ़र्क है। एयरफील्ड क्या है? इट इज़ एन एरिया वेयर एयरक्राफ्ट कैन लैंड एंड टेक ऑफ विच मे और मे नॉट इक्विप्ड with any navigation aids or marking. Many grass strips are also designated as airfield। जैसे कि इमेज में देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रनवे है। ठीक है, यहाँ पे एक रनवे ज़रूर है, इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह के लिए एयरफील्ड यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं दिख रहा, कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है ना, कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टेक ऑफ और लैंडिंग की यहाँ पे प्रोविजन किया गया है, तो इसे बुलाया था एयरफील्ड। नाम से आपको क्लियर हो जाएगा एयरफील्ड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एरोड्रम्स क्या होता है। एरोड्रम इज नथिंग बट एन पार्ट ऑफ एन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एयरपोर्ट। एरोड्रम जो है वो एयरपोर्ट का पार्ट है। ठीक है ना, इसमें सारी सुविधाएं, सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो अब देखिए a defined area on land or water including any building installation and equipment intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft। सिंपल, जैसे कि एग्जांपल होगा नागपुर एयरपोर्ट का, तो वहाँ पे बिल्डिंग अलग होती है और जहाँ पे टेक ऑफ या लैंडिंग के प्रोविजन होते हैं उसे बोला जाता है एरोड्रम। तो सिंपली एरोड्रम इज नथिंग बट एन एयरपोर्ट। पूरा पूरा एक कंप्लीट एयरपोर्ट को आप एरोड्रम बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम एयरपोर्ट को एरोड्रम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है ना, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, देखिए कितना बड़ा एयरपोर्ट है, सारी बिल्डिंग्स। ठीक है ना, यहाँ पे टैक्सी वेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, रनवे, टैक्सी वे सब है और ये पूरी बिल्डिंग्स है। जस्ट एक एग्जांपल है अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। छोटी सी एयरपोर्ट की हिस्ट्री में आपको बता दूं यहाँ पे, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट वाज बिल्ट इन 1928। रिमेंबर द डेट, 1928। ठीक है ना, क्रॉयडन
नियर लंदन, ठीक है ना, लंदन इंग्लैंड में एक क्रॉयडन करके एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे ये, ठीक है ना, इंग्लैंड में फर्स्ट जो एयरपोर्ट था वो स्टैब्लिश किया गया। It was the main airport from London till it was closed down in 1959 after the World War II. It is now open as a visitor center for aviation. ठीक है ना, अभी वहाँ पे एक एविएशन का एक सेंटर बना दिया है, जो विजिटर्स आते हैं उधर, ठीक है ना। फर्स्ट एयरपोर्ट जो था वो 1928 में बनाया गया, ये डेट याद रखेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है एयरपोर्ट और प्लेन से रिलेटेड जो फ्लाइट्स, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है ना, द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम याद रखेंगे ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, an agency of the United Nations, codifies the principles and techniques of international air navigation and fosters the planning and development of international air transport to ensure safety and orderly growth. एक तरह की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जो कि पूरे वर्ल्ड के, ठीक है ना, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है या जो भी वर्ल्ड में कोई भी डेवलपमेंट है एयरपोर्ट्स का, फ्लाइट से रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड, तो ICAO जो है वो एक स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ने इसे फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी तरीके से एक ग्रोथ और एंश्योरली सेफ्टी के, ठीक है ना, में इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी और ग्रोथ के डायरेक्शन में काम करती है इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ICAO एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेंगे ICAO इम्पोर्टेंट है। ICAO जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो हम देख लेते हैं कि इसके काम क्या है। इम्पोर्टेंट है सारी जो एजेंसीज है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है ICAO, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के जितने भी सिविल एविएशन में जो भी काम हो रहा है, ठीक है ना, उस पर ये नज़र रखती है, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है ना, और उसमें ग्रोथ करना, क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है, ICAO इस पे के इस डायरेक्शन में काम करता है। देखिए ICAO के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, एंश्योर द सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो भी ग्रोथ हो रही है, इंपॉर्टेंट काम है, वो सारे ICAO की तरफ से होते हैं। इनकरेज द आर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड ऑपरेशन फॉर पीसफुल पर्पजेस, ठीक है ना। Encourage the development of airbase, airports, and air navigation facilities for international aviation. Meet the need of the people of the world for safe, regular, efficient, and economical air transport. Prevent economic waste by unreasonable competition. Promote safety of flight in international air navigation. Avoid discrimination between contracting states. अगर कोई दो देशों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसे सॉल्व करना भी ICAO की तरफ में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इसे बनाया, ठीक है। तो आई होप आपको ICAO का समझ गया है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन में, ठीक है। अब तो अभी आपने देखे ICAO के बारे में, अब देखेंगे कि इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल एविएशन के थ्रू काम करती है। तो जैसे मैं आपको बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट है उसके ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, ठीक है ना। एयरपोर्ट में डेवलपमेंट कुछ करना है, ठीक है ना, चार्जेस बढ़ाना है, कम करना है, सारे जो है AAI के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि AAI एक्चुअली में क्या है। कंट्रोल्स ओवरऑल एयर नेविगेशन इन इंडिया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट केम इनटू बीइंग ऑन 1 अप्रैल 1995 में। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो AAI तब बना था, ठीक है। फॉर्म बाय मर्जिंग नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड IAAI, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इनको मर्ज करके बनाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या क्या फंक्शंस है, ये इट कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन एयर स्पेस एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द टेरिटरी लिमिट्स, डिजाइन डेवलपमेंट एंड operation of domestic and international airports,
कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज। तो जो ICAO जो इंटरनेशनली काम करता है, इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो भी उसके डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, ठीक है ना, उसके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित है। पूरी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको पूरा एयरपोर्ट का किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें AI के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल एविएशन जो इंडिया में होता है पूरा जो कंट्रोल है वो AI के हाथ में है इसका। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कार्गो पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़, कोई भी जो पोर्ट्स है, फैसिलिटीज, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सारी जो है वो AI के अंडर में आता है। प्रोविजंस ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, expansion and strengthening of operating areas, provision of visual aids, provision of communication and navigational aid, radar systems आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं radar systems। ठीक है ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से radar system बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी है सारा का सारा AI के अंडर में आता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको जस्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसका इम्पोर्टेंट एजेंसीज है इंडिया में। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसे मैं स्टार्टिंग में इसलिए लाया ताकि आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म क्या क्या है। ये एक तरीके का लेआउट है एक एयरपोर्ट का। ठीक है, ये एक एयरपोर्ट का लेआउट आपको दिख रहा है सामने। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके कंपोनेंट है एयरपोर्ट के, वो हम भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए आप, ये जो लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है, लॉन्गेस्ट बिल्डिंग, ओके ओके, दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड एज टर्मिनल बिल्डिंग। आप जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो आपने देखे होंगे इस तरीके की एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है। ठीक है ना, इसे बिल्डिंग को बोला जाता है टर्मिनल बिल्डिंग। इसमें देखिए क्या लिखा है, एट एन एयरपोर्ट टर्मिनल पैसेंजर कैन बोर्ड एंड disembark from aircraft. At commercial airport terminals, passenger can buy tickets and check in और pick up their luggage. अब ये बिल्डिंग में क्या होता है, सारे कस्टम के काम होते हैं। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, यहाँ से, ठीक है ना, आपके लगेज जो है वो चेक होता है पूरा। ठीक है ना, कस्टम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ ये टर्मिनल बिल्डिंग में होते हैं, जो एयरपोर्ट बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये टर्मिनल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एयरपोर्ट का। यहाँ पे पैसेंजर्स रुक सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लगेज चेक होता है, सारी जो फैसिलिटीज़ है ये टर्मिनल बिल्डिंग में। टिकट लेना वगैरह ये सारी चीज़ें आपको टर्मिनल बिल्डिंग में ही करना पड़ता है काम। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज आप अपनी गाड़ी से आए, आपने गाड़ी पार्क की, फिर टर्मिनल बिल्डिंग में आए, टिकट लिए, फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हो। ठीक है, तो आप आए, आपने टिकट लिए, ठीक है, फिर इसके बाद आप अंदर आए, लगेज आपका पूरा चेक हुआ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने किए, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप ये बिल्डिंग से होते हुए नेक्स्ट जो आओगे वो आओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आपको बताऊँ वो है एप्रॉन। एप्रॉन या फिर रैंप, ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज एप्रॉन या फिर रैंप। इसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्क किए हुए होते हैं। ठीक है ना, एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़े होते हैं, पार्क किए हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ लेता हूँ पहले मैं। एयरक्राफ्ट आर पार्क नियर द टर्मिनल ऑन द एप्रॉन, while on the apron aircraft can have passengers or luggage for the other cargo loaded and unloaded. Okay, the aircraft can also be refilled, okay, refilled and receive maintenance. The apron is also referred as the ramp. एप्रॉन को रैम्प भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेन खड़ा होगा, इसको फ्यूल इसमें फिल किया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई लगेज है तो पूरा लगेज फिल किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो प्लेन है इस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आया। यहाँ से आप जब आए थे, आप टर्मिनल बिल्डिंग से होते होते आप यहाँ पे जाके एप्रॉन एरिया से इस प्लेन में बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये एप्रॉन एरिया क्या होता है, जहाँ पे जो एप्रॉन एरिया में एयरक्राफ्ट जो है पार्क किया जाता है। यहीं से ही पैसेंजर जो है वो प्लेन के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, और यहीं पे ही प्लेन में फ्यूलिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एप्रॉन के अंडर में आती है। तो एप्रॉन आपको समझ गया होगा क्या होता है। याद रखिए, एप्रॉन मतलब एक तरह का एरिया है, ओपन स्पेस, जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो खड़े होते हैं। ठीक है ना, यहीं पर ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। ठीक है,
उसके बाद जैसे ये हो गया, फिर प्लेन यहाँ से मूव होगा और ये इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में ऐसा जाके रनवे पे आएगा। ये जो है ये रनवे, लेकिन ये क्या है फिर, ये क्या हो गया भैया, ये जो रनवे से कनेक्ट कर रहा है कुछ रोड, इसको क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे बोला जाता है टैक्सी वे। टैक्सी वे क्या है, ये जो एप्रॉन से लेके रनवे को जो कनेक्ट करता है। ये देखिए एप्रॉन से प्लेन आया तो रनवे जाएगा, लेकिन रनवे से पहले वो कहाँ किसके ऊपर से होते हुए जाएगा, वो जाएगा टैक्सी वे के होते हुए ऊपर। ठीक है, टैक्सी वे क्या है, व्हेन एयरक्राफ्ट मूव्ड ऑन द ग्राउंड अंडर इट्स ओन पावर इट इज कॉल्ड टैक्सिंग। ठीक है ना, अपने ही पावर से जब वो मूव करता है इस पे तो उसे बुलाया जाता है टैक्सिंग। द पाथ दैट एयरक्राफ्ट टैक्सी ऑन इट्स कॉल्ड एज टैक्सी वे। अब जिस पाथ के ऊपर एयरक्राफ्ट चलेगा रनवे के आए तक की, ये रनवे बड़ा सा रोड है, ठीक है, ये यहाँ से जब वो मूव करेगा जिस टैक्सिंग के ऊपर, ठीक है ना, जिस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इस जो पाथ है इसे बोला जाता है टैक्सी वे। द टैक्सी वे कनेक्ट्स द रनवे विद द एप्रॉन और हैंगर। ये रनवे, ठीक है, यहाँ से लेके ये हैंगर्स ये हो गया, या फिर ये जो एप्रॉन है इसको जो कनेक्ट करता है रोड, ये जो रोड है, ये जो रोड है दैट इज कॉल्ड एज एप्रॉन। ठीक है, ठीक है, फिर उसके अलावा देखिए ये जो बड़ा सा चौड़ा सा रोड दिख रहा है इसे बोला जाता है रनवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है या फिर लैंडिंग करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप सपोज आप आए, सबसे पहले टर्मिनल बिल्डिंग से आपने टिकट लिया आपका, ठीक है ना, लगेज चेक कराया, फिर होते होते आप ये बिल्डिंग कंट्रोल टावर से होते होते यहाँ अंदर से आते आते आप इस प्लेन में बैठ गए। फिर प्लेन स्टार्ट हुआ और ये मूव होना चालू हुआ, और एप्रॉन के थ्रू, ये सॉरी, ये जो एप्रॉन था यहाँ से एप्रॉन से आया, और ये जो टैक्सी वे था, टैक्सी वे के थ्रू होते होते ये फिर इस डायरेक्शन में आया और रनवे पे आके फिर इसने टेक ऑफ कर लिया। तो एक तरह का इस तरीके के प्रोसीजर होता है। आई होप आपको समझा है ये। अब उसके बाद सपोज आप, एक प्लेन आ रहा है, उसने यहाँ पे लैंडिंग किया उसने प्लेन ने, ठीक है, लैंडिंग करके फॉर एग्जांपल वो प्लेन जाके इस तरीके से एप्रॉन में चला गया, फिर आपने रुका यहाँ पे, आप उतरे, ठीक है, पैसेंजर उतरे। कई दफ़ा क्या होता है, जो प्लेन्स है वो हैंगर्स में जाते हैं। अब हैंगर में क्यों जाते हैं एयरक्राफ्ट, देखिए यहाँ पे, एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड इन अ बिल्डिंग्स कॉल्ड हैंगर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेदर व्हेन दे आर नॉट बीइंग इन यूज्ड। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड इन हैंगर्स। फॉर एग्जांपल कोई प्लेन में कुछ प्रॉब्लम है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो ये एक बिल्डिंग होती है छोटी सी, हैंगर्स, हैंगर्स बोल के, ठीक है ना। हैंगर आप पता है ना, कपड़े जिस पे आप रखते हो, हैंगर एक तरीके का, जब आप यूज नहीं करते हो आपके ड्रेसेस को आप हैंगर में रख देते हो, इसलिए इसका नाम हैंगर्स रखा गया है। तो ये हैंगर्स में यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे रखे हुए थे, पार्क किए हुए थे, ताकि एयरक्राफ्ट को वेदर से बचा, बारिश से बचाया जाए, या फिर फॉर एग्जांपल इसमें कुछ मेंटेनेंस है तो वहाँ पे इसे रिपेयरिंग वर्क किया जाता है, तो हैंगर्स में ये सब काम किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक हेलीपैड होता है, ठीक है ना, जो हेलीकॉप्टर्स के टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एयरपोर्ट पे एक हेलीपैड होता ही है। उसके अलावा एक कंट्रोल टावर होता है, ये जो दिख रहा है कंट्रोल टावर, ठीक है ना, ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होता है। यहाँ पे सुपरवाइज किया जाता है पूरा वर्क। ये जो आपको टावर दिख रहा है यहाँ पे लोग बैठे होते हैं एयरक्राफ्ट ये कंट्रोल टावर में, और यहाँ से पूरा मैनेज किया जाता है। ये हाईएस्ट पॉइंट होता है ग्राउंड का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं वो ग्राउंड और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को पूरा कंट्रोल करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट होता है कंट्रोल टावर। ठीक है, आई होप आपको ये एयरपोर्ट लेआउट समझा है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, टर्मिनल बिल्डिंग जहाँ पे आप टिकट्स लेते हो, सर लगेज चेक करवाते हो, कस्टम ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें, फैसिलिटी, कस्टम फैसिलिटी, ये टर्मिनल बिल्डिंग में होती है। हैंगर वो होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, वेदर से बचाया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। एप्रॉन वे वो एरिया है जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, जहाँ पे उसकी फ्यूलिंग वगैरह, फ्यूल उसमें भरा जाता है, फिर जहाँ से पैसेंजर उसके ऊपर एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, वो सब सारा एरिया जो है वो एप्रॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टैक्सी वे करके एरिया होता है जो कि एप्रॉन और रनवे को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये जो एयरक्राफ्ट जो अपने पावर पर मूव करता है, ठीक है, टैक्सिंग मतलब एयरक्राफ्ट को जो पाथ जो बनाया गया है एप्रॉन से लेके रनवे तक के, इस पाथ को बुलाया जाता है टैक्सी वे। टैक्सी वे से होते हुए प्लेन जो है वो रनवे पे आता है, फिर यहाँ से टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो ये था सिंपल एयरपोर्ट का लेआउट। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम शॉर्ट में देखेंगे कि एयरपोर्ट का एक बेसिक सा
एयरक्राफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, बेसिक से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम देखेंगे। देखिए एयरक्राफ्ट की मैं पहले भी बताया आपको कि आपको इसके डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपका काम ये नहीं है। ऊपर ऊपर से आपको पार्ट्स बस पता होना चाहिए, अंदर उसका मैकेनिज्म क्या काम करता है ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ इसके काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला देखिए फ्यूसलेज होता है एक। फ्यूसलेज सबसे पहला पार्ट है फ्यूसलेज। फ्यूसलेज मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पूरा शेप है इसे बोला जाता है फ्यूसलेज। और कॉकपिट आपको पता ही है, ठीक है ना, कैबिन होता है, पायलट का कॉकपिट बोला जाता है उसे। फ्यूसलेज जो है वो पूरा सिलेंड्रिकल शेप है, ये यहाँ से लेके इसकी नोज, ये जो दिख रहा है आपको शेप कॉकपिट का ये वाला, इसे बोला जाता है नोज और इसे बोला जाता है टेल। तो नोज से लेके टेल तक का ये जो पूरा है इसे बोला जाता है फ्यूसलेज। इसका काम क्या है, होल्ड ऑल द थिंग्स टुगेदर, ठीक है ना, और कैरी द पेलोड, जो एक्चुअल पेलोड है उसे कैरी करना। ठीक है, पेलोड मतलब कैरिंग कैपेसिटी, पेलोड मतलब कैपेसिटी, कितना वो लोड कैरी कर रहा है, ठीक है ना, वो बोला जाता है पेलोड, उसे बोला जाता है कितना लोड वो कैरी कर रहा है। सो दैट इज फ्यूसलेज, ये पूरा जो सेक्शन है इसे बोला जाता है फ्यूसलेज। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है विंग। ये आपको दिख रहे हैं विंग। विंग का काम आपको पता है, विंग मतलब जनरली विंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि लिफ्ट को वो जनरेट करे। एयरप्लेन जो है वो उड़ेगा ही विंग की वजह से, तो ये लिफ्ट जनरेट करने के लिए विंग का यूज किया जाता है। ये जो दो विंग दिख रहे हैं आपको, उसके अलावा नोज, ये नोज है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नोज, और इसे बोला जाता है टेल। नेक्स्ट पार्ट आपका टेल है। ये जो तीन ब्लेड्स दिख रही है ये टेल के साइड में, ये टेल हो गया एयरक्राफ्ट का, और ये नोज हो गया। उसके बाद प्रोपेलर, एक तरह का प्रोपेलर बोलेंगे तो आप इंजन का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। प्रोपेलर जो है वो रोटरी मोशन जनरेट करता है इंजन में, ठीक है, प्रोपेलर इसमें लगा होता है जो कि रोटरी मोशन जनरेट करता है। इंजन जो है देखिए यहाँ पे टरबाइन इंजन लगे होते हैं जनरली, ठीक है ना, इंजन के बारे में भी हम देखेंगे। तो इंजन जो है उसमें लगे होते हैं टरबाइन इंजन होते हैं जो कि थ्रस्ट जनरेट करता है। व्हील बेस, ठीक है ना, व्हील बेस और व्हील थ्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं दिख रही है, जैसे कि ये एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे इसकी लेंथ है टोटल। व्हील बेस देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो इसके व्हील है इसे गियर भी बोला जाता है। एयरक्राफ्ट के जो व्हील है ना इसे गियर भी बोला जाता है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे ये गियर ट्रेड बोल सकते हैं उसको आप। तो जो पीछे वाले व्हील है इसे बोला जाता है रियर रियर गियर, ठीक है ना, और इसे बोला जाता है फ्रंट गियर। रियर गियर और ये फ्रंट गियर। तो व्हील बेस क्या होता है, जो फ्रंट व्हील्स है और ये जो बैक वाले व्हील है दोनों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हील बेस। और जो हाइट है, हाइट देखिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉप विंग से लेके बॉटम के, ये जो दिख रहा है आपको व्हील का, इसकी हाइट होती है एयरक्राफ्ट की हाइट, ठीक है, एयरक्राफ्ट की हाइट हो जाती है। और विंग स्पैन भी याद रखेंगे, ये जो पूरा विंग है, पूरी लेंथ, विंग स्पैन किसको बोला जाता है, लेफ्ट वाले विंग से या राइट वाले विंग से लेफ्ट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, टोटल जो लेंथ है विंग की, पूरे एयरक्राफ्ट की लेंथ है, ठीक है ना, विड्थ जो हो गई एयरक्राफ्ट की दैट इज कॉल्ड एज विंग स्पैन। फ्रंट व्यू आपको देखिए दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया जो व्हील्स ऐसे गियर भी बोला जाता है, फ्रंट गियर और ये बैक गियर या रियर गियर बोल सकते हो। व्हील बेस फ्रंट गियर से लेके जब आखिरी वाला जो व्हील है रियर गियर, वो दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हील बेस, ठीक है, व्हील बेस। और लेंथ पूरी एयरक्राफ्ट की लेंथ है। हाइट जो है वो इसका जो टॉप वाला आपको दिख रहा है, ठीक है ना, विंग जो दिख रहा है बैक में, टेल में, वहां से लेके पूरे बोल सकते हो जहाँ तक के एयरक्राफ्ट खड़ा है जिसपे बेस जो है एयरक्राफ्ट का वहां तक के। और विंग स्पैन इंपॉर्टेंट है, एक विंग से पूरी जो लेंथ है विंग की उसे बोला जाता है विंग स्पैन। उसके बाद ये टेल विड्थ लिखा है, क्लियर नहीं है बट दिस इज कॉल्ड टेल विड्थ, ठीक है। तो ये व्हील ट्रेड और व्हील बेस आपने देखी है। उसके बाद देखेंगे एलेरॉन। एलेरॉन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक तरह का फ्लैप है। एलेरॉन जो है वो हेल्प करता है प्लेन को टर्न करने के लिए, जैसे कि प्लेन को अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो ये एलेरॉन, जो विंग में एलेरॉन लगा होता है, फ्लैप्स जो लगे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे फ्लैप्स जो लगे, इंक्रीज लिफ्ट एंड ड्रैग। तो ये जो फ्लैप्स है ये क्या करते हैं, प्लेन को लिफ्ट करना है और खींचना, दोनों का काम करते हैं। प्लेन को अगर लिफ्ट करवाना है और आगे बढ़वाना है, खींचना है,
तो ये फ्लैप्स और एलेरॉन दोनों करते हैं, ठीक है। और एलेरॉन जो है वो प्लेन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। प्लेन को अगर टर्न होना है तो एलेरॉन की मदद से होगा। ये खुल जाता है, एक तरीके के ओपन होते हैं फ्लैप जब प्लेन टर्न होता है, ठीक है। उसके बाद एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर देखिए यहाँ पे आ जाइए, ट्रेड में देखिए यहाँ पे एलिवेटर क्या है, चेंज पिच। एक प्लेन हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर उड़ रहा है तो उसे पिच बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल से लेके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन से कितना ऊपर है, कितना नीचे, कितना साइड में, तो उसे बोला जाता है पिच। तो अगर पिच को चेंज करना है तो एलिवेटर की मदद से, जो कि रियर में जो टेल में लगा होता है उसकी मदद से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रडर। रडर देखिए ये जो 3 विंग जो दिख रहे हैं, 2 साइड में, एक इस तरीके से स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो रडर है ये क्या स्टेबिलिटी, वर्टिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लेन को एक वर्टिकली प्लेन जो है स्टेबल रहे उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। जो साइड के विंग्स है ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर यानी कि स्टेबलाइज रखते हैं ट्रेन को, स्टेबल रखते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको जो विंग दिख रहे हैं टेल में, और जो वर्टिकल दिख रहा है ये वर्टिकली स्टेबल रखता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसे याद रखेंगे। ये विंग्स है, ये फ्यूसलेज है, कॉकपिट, टेल एंड में क्या क्या होते हैं सब ध्यान रखना है आपको ऊपर ऊपर से, ठीक है। साइज एयरक्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पूरी लेंथ है। हाइट जो है वो ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल विंग, यहाँ से लेके बिल्कुल पेमेंट तक की हाइट है, ठीक है। रनवे पे जगह प्लेन खड़ा है तो जो लैंड बिल्कुल रनवे से लेके वो उसकी विंग के टॉप तक की हाइट है। व्हील बेस जो है वो फ्रंट व्हील, फ्रंट गियर से लेके बैक गियर तक की लेंथ है व्हील बेस। और विंग स्पैन बोले तो एक विंग से पूरा ये जो दिख रहा है आपको विंगलेट, यहाँ से लेके यहाँ तक के विंगलेट। देखिए यहाँ पे विंगलेट एक और होता है इस तरीके से, विंग के ऊपर में एक वर्टिकल अटैचमेंट है विंगलेट, जो कि ड्रैग को कम करता है। जब ज़रूरत हो तो ये विंगलेट जो है ओपन हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज विंगलेट। आई होप ये एयरक्राफ्ट के पार्ट्स आपको समझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एयरपोर्ट को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया। देखिए एयरपोर्ट की बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन है। एज पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के अंडर में एयरपोर्ट को इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एयरपोर्ट को अलग अलग कोड से नाम से जाना जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। कोड 1 का मतलब क्या हो गया कि उसकी रनवे लेंथ जो है वो 800 मीटर से कम है। कोड 2 का मतलब 800 मीटर से लेके बट नॉट इंक्लूडिंग 1200, 800 से 1200 तक के, लेकिन 1200 को इंक्लूड नहीं किया गया। कोड नंबर 3 का मतलब होता है 1200 से लेके 1800 तक के, नॉट इंक्लूडिंग 1800, यानी 1800 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 1799 तक के। उसके बाद 1800 मीटर और ओवर उसे बोला जाता है कोड 4। तो एयरपोर्ट को इस तरीके से कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो एयरपोर्ट की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द FAA, ठीक है ना। FAA जो है दैट इज फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो USA की एक एजेंसी है। जैसे इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, USA में FAA है। FAA का मतलब है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच कैटेगरी के हिसाब से एयरपोर्ट को क्लासिफाई किया गया। जैसे अप्रोच कैटेगरी मीन्स एयरपोर्ट प्लेन जो है वो कितनी स्पीड से लैंड कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अप्रोच कैटेगरी ABCDE, ये ए से लेके ई तक के से कैटेगराइज किया गया है। अप्रोच कैटेगरी ए का मतलब है कि जो अप्रोच स्पीड है वो नॉट्स में है। नॉट्स एक तरह का स्पीड मेजर करने का पैरामीटर है। नॉट्स मतलब एक नॉट यानी कि वो 1.9 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट होता है 1.9 किलोमीटर पर आवर के। नाउ फॉर एग्जांपल अप्रोच कैटेगरी ए मींस कि जो उसकी अप्रोच स्पीड अगर एयरक्राफ्ट की वो लेस देन 91 नॉट्स है तो उसे हम ए कैटेगरी में डालेंगे। सिमिलरली 91 से 120 नॉट्स है तो बी कैटेगरी, 121 से 140 है तो कैटेगरी सी, कैटेगरी डी मतलब 141 टू 165,
और कैटेगरी ई का मतलब फ्रॉम 166 और ग्रेटर नॉट्स। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है कैटेगरी भी उसकी बढ़ रही है, यानी कि हाईएस्ट स्पीड वाला जो एयरक्राफ्ट है वो कैटेगरी ई में आएगा, एयरपोर्ट की कैटेगरी ई में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी इसे क्लासीफाई किया गया। उसके अलावा जो मेन क्लासिफिकेशन जनरली हमने देखे है दैट इज, अब हम वो देखेंगे कि जनरल हम क्लासिफिकेशन कैसे देखते हैं। अब जनरल क्लासिफिकेशन जो आपने देखे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसमें आपने देखे हो 3 टाइप के एयरपोर्ट। सबसे आपने जो देखे दैट इज जो हम जानते हैं जनरली, ठीक है ना। आपने कैटेगरी ए बी सी डी इस तरीके से तो आप डिफाइन नहीं करते हो एयरपोर्ट को। हम कैसा जानते हैं कि एयरपोर्ट कैसे होते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है और रीजनल एयरपोर्ट होता है। 3 टाइप के एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक मिलिट्री के लिए स्पेशल एयरपोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अलग अलग टाइप के और होते हैं, लेकिन जो मेन 3 टाइप है वो आप देख रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और रीजनल। तो ये तीनों के बारे में हम देखेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से ही आपको लग रहा है जहाँ से आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मुंबई का छत्रपति जो शिवाजी एयरपोर्ट है, ठीक है ना। टर्मिनल 4 है। ये सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ से आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हो। दिल्ली का एयरपोर्ट है, ठीक है ना। नागपुर से भी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल फ्लाइट हम जहाँ से लेते हैं उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ डायरेक्ट सर्विस टू मैनी अदर एयरपोर्ट्स, ठीक है ना। बहुत सारे एयरपोर्ट से डायरेक्ट उसकी सर्विस होती है। ऐसे एयरपोर्ट नहीं है कि आप जैसे कि कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो वहाँ से पहले आपको इंटरनेशनल मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो क्या होता है इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट होती है दूसरे जो कंट्रीज है उनके अलग अलग शहरों के लिए। उसके बाद हैंडल शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइंस बोथ फॉर पैसेंजर एंड कार्गो, कार्गो के लिए और पैसेंजर दोनों के लिए जो कमर्शियल एयरलाइंस है उसे हैंडल करना। मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आल्सो सर्व एज हब्स और प्लेसेस वेयर नॉन डायरेक्ट फ्लाइट्स में लैंड और पैसेंजर स्विच प्लेन्स। कई दफ़ा जैसे कि हमने रेलवे स्टेशन में देखी जंक्शन, आप जैसे एक ट्रेन से जा रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टेशन से आप ट्रेन चेंज करते हो, तो ऐसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हब्स भी होते हैं जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि दुबई का एयरपोर्ट है, वहाँ से आप जाते हो और इंडिया से आपको फॉर एग्जांपल यूएस जाना है, दुबई तक जाती है फ़्लाइट, दुबई से वो चेंज होती है, ठीक है ना। ऐसे कई दफ़ा ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद टिपिकली इक्विप्ड विद कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी। कस्टम फैसिलिटी, इमिग्रेशन आपको पता होगा क्या होगा। कस्टम जो है वो आपके जो भी आप टैक्सेस वगैरह कस्टम टैक्स वगैरह लगता है तो पूरी जांच की जाती है आपके पूरे लगेज की, ठीक है। उसमें इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फैसिलिटी मस्ट है, ठीक है। ये होती ही है फैसिलिटी, कस्टम और इमिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद सच एयरपोर्ट आर यूजुअली लार्ज एंड ऑफन फीचर लॉन्गर रनवेज एंड फैसिलिटीज टू अकोमोडेट द लार्ज एयरक्राफ्ट। बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट है उसे अकोमोडेट करता है और रनवे की लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको समझ गया होगा, बहुत सिंपल है। जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, जहाँ से हम फ्लाइट्स को चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टम इमिग्रेशन फैसिलिटी होना ही चाहिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। एक एग्जांपल है हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए कितना बड़ा है, पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हांगकांग का। एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देखिए कितना डेटा है, इसकी बिल्डिंग है जैसे हमने जब भी देखे थे। ये एप्रॉन एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ से आप पूरा एप्रॉन एरिया दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट क्या होता है। उसके बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखेंगे। अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट क्या है, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ले सकते हो आप, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपको मिलेगी, ठीक है ना। उसे बोला जाता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, नाम से ही क्लियर हो रहा है। A domestic airport is an airport which handles only domestic flights or flights within the same country, ठीक है ना। सेम आपको नागपुर से गोंदिया जाना है या नागपुर से रायपुर जाना है, नागपुर से हैदराबाद जाना है, रायपुर से हैदराबाद जाना है, यानी कि डोमेस्टिकली आपको मूव करना है। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जनरली जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो सिर्फ ये है कि फ़्लाइट आप वहाँ से सिर्फ सेम कंट्रीज़ की ले सकते हो। जैसे कि इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल रायपुर का जो एयरपोर्ट है, रायपुर छत्तीसगढ़ का, रायपुर का एयरपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। वहाँ से आप दुबई की फ़्लाइट, ठीक है ना, नहीं ले सकते हो।
हांगकांग कहीं पर आपको जाना है कोई और सिटी में, ठीक है ना, चाइना जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो आप वहाँ से फ़्लाइट नहीं ले सकते। आपको उसके लिए मुंबई आना पड़ेगा, मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े कोई शहर जाना पड़ेगा जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कस्टम फैसिलिटी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आप कंट्री चेंज ही नहीं कर रहे हो। इमिग्रेशन और कस्टम फैसिलिटीज़ जो है वो जनरली जब आप बॉर्डर फैसिलिटी से, जब कंट्रीज चेंज करना है आपको, ठीक है ना, एक से दूसरी कंट्री में जाना है, तो यहाँ पे फैसिलिटी होती भी नहीं है कस्टम और इमिग्रेशन की। Therefore incapable of handling flights to or from the foreign airport. Okay, these airports normally have short runways which are sufficient to handle short or medium haul aircraft. छोटे या मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए जनरली होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल नहीं है फ्लाइट्स। ओके, इसके बाद देखेंगे हम रीजनल एयरपोर्ट। रीजनल एयरपोर्ट और छोटे होते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी छोटे होते हैं। रीजनल का देखिए, रीजनल एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट सर्विंग ट्रैफिक विद इन द रिलेटिवली स्मॉल और लाइटली पॉपुलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। छोटा सा एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो अगर फ्लाइट्स को हैंडल करना, एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए ये एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। A regional airport usually does not have custom immigration facilities to process traffic between countries. पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे कस्टम और इमिग्रेशन डालना, मतलब ही नहीं है। बहुत छोटे से एयरपोर्ट होते हैं और छोटी छोटी सी फ्लाइट्स होती है उसमें, छोटे छोटे से ही एयरक्राफ्ट भी होते हैं। एयरक्राफ्ट यूजिंग these airports tend to be smaller business jets और प्राइवेट एयरक्राफ्ट। जनरली प्राइवेट एयरक्राफ्ट वगैरह कई दफ़ा मिलिट्री के स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। रीजनल एयरपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा तो गोंदिया का, ठीक है। गोंदिया जो है महाराष्ट्र में, रीजनल एयरपोर्ट उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा है पूरा। ये देखिए एक रीजनल एयरपोर्ट का एग्जांपल है, एक छोटी सी बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे रनवे दिख रहा है, ये टैक्सी वे, ठीक है, और ये छोटा सा एप्रॉन का एरिया है। ये एग्जांपल है रीजनल एयरपोर्ट का, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स एयरपोर्ट के भी देखे और एयरक्राफ्ट दोनों के देखे हमने। अब इम्पोर्टेंट हम नेक्स्ट टाइम हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एयरक्राफ्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। आई होप आपको समझा है, कुछ नहीं समझा है तो आप लोग पूछ सकते हो।